हेलो गाइस, आज हमारे यूट्यूब चैनल का आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपको पोस्ट करके बताया था यूट्यूब पर ही कि हम पहला सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से अपनी 11th की बायो शुरू करेंगे। हम इस यूट्यूब चैनल पे आपके लिए बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स 11th, 12th और नीट तक की कवर करेंगे, जिसमें नीट के अकॉर्डिंग जैसे इस साल हमने पेपर देखा तो जेईई एडवांस तक के भी क्वेश्चन आए थे, तो हम कोशिश करेंगे कि वो भी कवर कर लें। ठीक है, तो गाइस आज हम अभी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का चैप्टर शुरू करते हैं, नई देरी करते हुए। और मैं आपको बेसिक से लेके चलूँगी ताकि कोई बच्चा अगर जिसको नहीं आता हो, 11th बिल्कुल नहीं पढ़ी हो या उसने कभी किताब ही नहीं खोली हो, तो उसको कोई दिक्कत ना हो, वो पढ़ सके और स्कोर बढ़िया से बढ़िया 11th में भी कर सके और अगर नीट का एग्ज़ाम दे तो नीट में भी कर सके। ठीक है, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। आज जैसे पहला टॉपिक हमारा जो आता है, सब टॉपिक, वो आता है सेल, कि सेल क्या होता है। तो सेल जो होता है वो एक फंडामेंटल बेसिक यूनिट होती है। जैसे घर में एक ईंट ज़रूरी होती है, वैसे ही हमारे सेल एक ईंट की तरह होती है पूरी बॉडी के लिए। ये स्ट्रक्चरली भी वर्क करती है, जैसे सारी सेल्स मिलकर एक ऑर्गन बना ले, जैसे कि स्टमक, और वो काम करता है अपन के डाइजेशन का। और वही डाइजेशन का काम आगे एब्जॉर्प्शन में जब कन्वर्ट होता है तब स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन भी करती है। तो ये स्ट्रक्चरली भी वर्क करता है और फंक्शनली भी वर्क करता है। जैसे हमारे हार्मोन्स पूरी बॉडी में आगे पढ़ेंगे जब आपको पता चलेगा कि अपन को प्रेगनेंसी के दौरान भी अलग अलग हार्मोन्स चाहिए होते हैं। इसके अलावा भी अपन को फियर और फाइट के अलग हार्मोन चाहिए होते हैं। तो हार्मोनी भी हम स्ट्रक्चरली पूरी बॉडी हमारी कनेक्टेड है, प्लस फंक्शनली भी हमारी पूरी बॉडी कनेक्टेड है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। और अब हम इसमें ये जो सेल लेके आए हैं, ये वाली सेल, ये सेल आप गैस करिए कि कौन सी सेल है। अगर आपका गैस सही है तो मैं बताना चाहती हूँ कि ये सेल जो है वो एक यूकैरियोट प्लांट की है। अब आप कहेंगे ये कैसे पहचाना आपने, तो मैं बताना चाहती हूँ कि प्रोकैरियोट में कभी भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता ही नहीं है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस सिर्फ यूकैरियोट्स में ही पाया जाता है। और ये यहाँ पे ये न्यूक्लियस है अंदर, जिससे ये पता चलता है कि ये यूकैरियोट है। और यहाँ पे बाहर सेल वॉल भी बनाई हुई है, जिससे पता चल रहा है कि ये प्लांट की है। सेल वॉल सिर्फ प्लांट में पाई जाती है। अगर आपको प्लांट आइडेंटिफाई करना है तो आप प्लांट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फंगी में नहीं पाई जाती, फंगी में भी पाई जाती है। तो यूँ कह सकते हैं कि भाई ये अपन के है, इसका है प्लांट का सेल। तो अब जैसे ये न्यूक्लियस हमारे इसके अंदर दिया हुआ है, ये वाला, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। इसके आउटर मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियस के बाहर, यहाँ पे अलग अलग तरह के दूसरे ऑर्गेनल होते हैं इस जगह। जैसे प्लांट्स हो गया तो वैक्यूल हो सकता है, या फिर क्लोरोप्लास्ट हो सकता है। अगर एनिमल का हो गया तो माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो सकता है, गोल्गी बॉडी हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो आगे हम आगे पढ़ेंगे। पर अभी जैसे ये होता है, अपन स्टार्टिंग से अगर बाहर से देखें तो प्लांट होती है तो उसमें सेल वॉल होती है, और एनिमल में सेल वॉल नहीं होती। फंगी में भी सेल वॉल पाई जाती है, और एनिमल के अंदर जो होती है वो सीधी जो डीलिमिटिंग लेयर होती है वो अपन की सेल मेम्ब्रेन ही होती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन ही होती है। अब जैसे कि हम इसमें देख पा रहे हैं, कि जो सेल वॉल है उसके अंदर की तरफ एक और दी हुई है, उसको हम न्यूक्लियस बोलेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया। इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड फ्लूइड है, हम इस फ्लूइड को साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और इस न्यूक्लियस के अंदर के फ्लूइड को हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ये न्यूक्लियस और साइटो दोनों ही रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड, प्लाज्म का मतलब फ्लूइड ही होता है, और साइटो का मतलब हो गया कि आपकी सेल मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियो का मतलब हो गया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर का। ठीक है, तो जब हम न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों को जोड़ते हैं तो उससे जो बनता है वो प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म मीन्स न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म, मतलब न्यूक्लियस का फ्लूइड प्लस सेल का फ्लूइड, उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ये आगे प्लांट वाले चैप्टर में भी कई जगह काम आएगा कि ये प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो गया, वो हो गया। तब आपको ये वर्ड अगर पता होगा तो समझ में आएगा, अगर नहीं पता होगा तो नहीं समझ में आएगा। और ये बेसिक चैप्टर है तो मैं आपको एकदम बेसिक से ही लेके चल रही हूँ। अब प्रोटोप्लाज्म में जब हम आगे सेल मेम्ब्रेन का भी एडिशन करते हैं तो उसे प्रोटोप्लास्ट बोला जाता है, और जिसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल नहीं इंक्लूड की जाती इसके अंदर।
तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं सेल विदाउट सेल वॉल। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब नोट डाल के मैंने लिखा है क्योंकि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ था। ये सेल क्या होती है, मतलब सेल को किस बेसिस पे इन लोगों ने मतलब किस बेसिस पे इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। सेल एक तो एब्सेंट होती है, भाई सेल है ही नहीं वहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो उनको इनएमिनेंट बोला हुआ है एनसीईआरटी ने, और साथ में नॉन लिविंग भी बोला हुआ है। हम ऐसे ही हम इस शब्द को रोज़ पढ़ते हैं पर कभी गौर नहीं कर पाते, ना कभी मतलब समझ पाते हैं। मैंने अभी आपको ये वर्ड का मतलब बताया है, ये सिनोनिम हो गया नॉन लिविंग का, पर जब हम लाइन पढ़ेंगे एनसीईआरटी की तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये लाइन है। तो कई बच्चों को पकड़ में आ जाती है, कईयों को नहीं आती, वो 10 बार एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, उनको पता नहीं चलता। दूसरा, जहाँ पे सेल प्रेजेंट होती है, जहाँ सेल प्रेजेंट होगी ऑफकोर्स सी बात है कि फिर वहाँ पे रेस्पिरेशन, डाइजेशन वगैरह सारे प्रोसेस होंगे। तो वो जो होगा वो जहाँ पे सेल प्रेजेंट होगी वो लिविंग होगा। उसको हम सिनोनिम्स में एज एनिमेंट भी बोल सकते हैं, और वो प्लांट भी हो सकता है, फंगी भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, इसके अलावा प्रोटोजोआ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ऑर्गेनिजम्स को हमने दो कैटेगरी में बांटा है, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोज्ड ऑफ सेल, कि मतलब उनके अंदर कितने तरह के सेल्स हैं। एक तो होता है यूनिसेलुलर, जिसके अंदर सिर्फ सिंगल सेल पाई जाएगी, सिंगल सेल के अलावा ज़्यादा कोई भी सेल नहीं पाई जाएगी। और दूसरा होता है मल्टी सेलुलर, जिसके अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं। सेल्स मिलकर टिश्यू बनाती है, टिश्यू मिलकर ऑर्गन, और ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम। मैं आपको एक बार ये जो है वो बता देती हूँ, अगर आपको ये भी बेसिक नहीं पता हो, और जिनको पता है वो बढ़िया बात है, एक बार आप रिवीजन कर लीजिए। सेल्स जो होती हैं वो आगे इकट्ठी करके टिश्यू बनाती है, टिश्यू जो होते हैं वो आगे सेल टिश्यू बनाती है, टिश्यू आगे जाके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन आगे जाके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और फिर हमारी पूरी बॉडी बनती है। किसी को नहीं पता हो तो देख लेना। तो हमारे मल्टी सेलुलर के अंदर डिफरेंट टाइप की सेल्स होती है। ठीक है, अब यूनिसेलुलर में कौन होते हैं, सिंगल सेल जिनमें प्रेजेंट होते हैं। सिंगल सेल जैसे एग्जांपल अमीबा। अमीबा हमने 9th-10th में ही क्लासों में बहुत बार पढ़ा है कि वो सूडोपोडिया मूवमेंट करता है और फूड को इनगल्फ कर लेता है, और उसका ये एग्जांपल हो गया। और इसका बैक्टीरिया भी आप एग्जांपल में ले सकते हैं। मल्टी सेलुलर के अंदर डिफरेंट टाइप के सेल वाले, जिनमें डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है। तो हम इसमें एग्जांपल लेते हैं प्लांट्स का और एनिमल्स का। डिफरेंट टाइप की सेल्स, किस टाइप की सेल्स, ये हम स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर है, जिसमें हमारा कॉकरोच और फ्रॉग नीट के बेसिस पर आता है। और तो उसमें मैं आपको बताऊंगी, शायद मे बी 11th में डिलीट हो चुका होगा, पर ये एक बेस है। अगर आपको स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर विच टाइप ऑफ सेल्स आपको नहीं पता होगा तो आपको प्रॉब्लम होगी आगे पूरी बायो पढ़ने में। प्लस उसमें जैसे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाले के अंदर अपन को स्केलेटन मसल और मसल्स वाला जो मिलता है सेक्शन, वो मसल्स वाला हमारे आगे लोकोमोशन वाले में भी हमें पढ़ने को मिलता है। तो एज अ वहाँ पे तो रिवीजन होगा। तो हम आगे चलते हैं कि सिंगल सेल्स जिनमें प्रेजेंट होती है उनका एग्जाम्पल होता है अमीबा और बैक्टीरिया। तो अमीबा और बैक्टीरिया जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस कर सकते हैं, उनको कोई ज़रूरत नहीं है 3 से 4 सेल्स की या ऑर्गन्स की, कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो अपनी एक ही सेल से जो भी अपनी डेली बेसिस पर परफॉर्म करने वाली एसेंशियल फंक्शन है, जैसे डेली बेसिस पर रेस्पिरेशन करते होंगे, एक्सक्रीशन करते होंगे, उन सब को वो ये लोग परफॉर्म कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं अब डिस्कवरीज की तरफ। डिस्कवरीज में आती हैं सेल्स की डिस्कवरी हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो है सेल, वो रॉबर्ट हुक ने बताई थी, जो कि एक डेड सेल थी कॉर्क प्लांट की। कॉर्क प्लांट क्या होता है ये आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। एक बार के लिए आप देख लीजिए, बाकी ये एक बार ऐसे तो आउट ऑफ एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, पर कई बार इस पर एग्ज़ाम आ जाता है। नहीं तो आप जो दूसरी टेस्ट सीरीज़ देते हैं जो बच्चे मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए, उनमें सवाल पूछ लिया जाता है या मॉड्यूल्स में पूछ लिया जाता है, फिर आप कहेंगे कि हमें बताया नहीं। तो हम पढ़ते हैं, एक बार आप ये याद रख लीजिए कॉर्क प्लांट्स क्या होते हैं, वो आपको आगे पता चलेगा। कि अभी मैं बताऊंगी तो आपको आधा समझ में आएगा और आधा नहीं आएगा, और आएगा तो फिर वो दिक्कत रहेगी कि फिर अब हमें पूरा बताओ। तो अभी आप इतना ही देख लीजिए। ये जो कॉर्क सेल्स होती है उसका सिर्फ प्रोटोप्लाज्म दिखा था सर को, रॉबर्ट हुक सर को, तो उन्होंने फर्स्ट सेल बताई थी जो कि डेड सेल थी।
जब फर्स्ट लिविंग सेल थी, जो कि एनसीईआरटी में भी हमारे दिया हुआ है, वो एंटन वॉन लीएवनहुक ने बताई थी, जो कि एक बैक्टीरिया सेल के ऊपर उन्होंने हमें बताया था। ये हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पर ये बैक्टीरिया का हमारे एनसीईआरटी में कोई जिक्र नहीं किया हुआ, तो हम कुछ कह नहीं सकते। अब जो न्यूक्लियस होता है, उसकी जो डिस्कवरी की थी, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसकी डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में। ये हमारे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है न्यूक्लियस वाले सेक्शन में। अगर किसी को लगे कि नहीं आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ा रहे तो आप देख सकते हैं। और स्टडी ऑफ जो मतलब डिस्कवरी हुई थी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, उसकी वजह से हमारे जो ये इन्वेंशंस हुए थे, या जो सेल्स के बारे में पढ़ने की जो ये हुई थी सारी डिस्कवरीज, वो सारी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन के बाद बहुत ज़्यादा इजी हो गई थी, क्योंकि ये बहुत माइक्रोस्कोपिक चीज़ें होती हैं। बिना माइक्रोस्कोप के हमें ये ऐसी ही नहीं दिखती। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक ऐसी चीज़ है जिससे अपन बड़ी माइक्रोस्कोप लेवल पर भी हम और बड़ा करके देख सकते हैं। ये एक बढ़िया इन्वेंशन था जिस वजह से हम सारी चीज़ें देख पाए थे, नहीं तो सेल को भी देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है गाइस, अगर आप कभी बायो की लैब में गए होंगे तो आपने कभी माइक्रोस्कोप के साथ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखने को मिला होगा, और कईयों को नहीं भी मिला होगा। चलो अगर अब आगे हम सेल थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। सेल थ्योरी से हमारा नीट 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। ये जो है सेल थ्योरी, वो बनाई गई थी 2 साइंटिस्ट के द्वारा। ध्यान से सुनना, सेल थ्योरी 2 साइंटिस्ट के द्वारा बनाई गई थी, मैट्रिस सिल्डन और थियोडर स्वान। इन दोनों का सन में सिर्फ 1 साल का फ़र्क है, 1838 और 1839, तो ये इजी टू रिमेंबर है। अब स्वान द शिप एक शो आता था, जो कि हमेशा उसमें भेड़िया होती थी। तो इसको मेमोराइज़ करने के लिए कि भाई जर्मन बॉटनिस्ट कौन है और ब्रिटिश जूलॉजिस्ट कौन है, ये सारे भाई साइंटिस्ट थे कि भाई ये जर्मन के बॉटनिस्ट सेक्शन से हैं, ब्रिटिश के जूलॉजी सेक्शन से हैं। ये रिमेंबर करने के लिए कैसे करें, तो एक इजी से ट्रिक है। जब जो हमारे टाइम के हैं उनको अच्छे से पता होगा कि स्वान द शिप करके एक शो आता है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप सर्च करके देख सकते हैं यूट्यूब पर, बहुत बढ़िया शो है। उसमें स्वान द शिप, जो स्वान दो होता है वो एक शिप होती है, मतलब एक भेड़ होती है, और वो एक जू मतलब एक एनिमल है, तो उसको हम जू के अंदर कैटेगरी में लेते हैं। तो जो थियोडर स्वान होंगे वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट आएंगे, और अब ब्रिटिश बॉटनिस्ट हो सकता है, इसमें कन्फ्यूज़न है, तो कभी भी बी साथ में नहीं आएगा। तो ऐसे करके आप ये चीज़ याद कर सकते हैं। इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, पर मेरी यही ट्रिक है, और ये बहुत अच्छी ट्रिक है। एक बार याद हो जाएगा तो बार बार समराइज या रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस तरीके से। दूसरा होता है जर्मन बॉटनिस्ट, जो है उन्होंने जो थे मैथिस सिल्डन, उन्होंने क्या किया था, स्टडी लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर प्लांट्स की पढ़ाई की थी। पढ़ाई मतलब उनकी पढ़ाई क्या की थी, मतलब उनको गौर करके देखा था कि इस प्लांट का ये है, इस प्लांट का ये, इस प्लांट का ये, उनकी सेल्स कैसे बनी है और उन क्या है। तो उन्होंने बताया कि प्लांट्स जो है वो सेल से बने हैं। ठीक है, उन्होंने क्या बताया कि प्लांट्स जो है सेल से बने हैं, और वो सेल्स आगे जाके टिश्यू फॉर्म करती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्या, कि सेल्स आगे जाके टिश्यू फॉर्म करती है, टिश्यू आगे जाके ऑर्गन फॉर्म करते हैं, ऑर्गन आगे जाके ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं, और ऑर्गन सिस्टम आगे जाके बॉडी फॉर्म करती है। तो यही बताया इन्होंने कि सेल्स जो होती है प्लांट्स की, वो अलग अलग टिश्यू से बनती है। अब थियोडर स्वान के बारे में पढ़ते हैं हम। थियोडर स्वान जो है हमें वो डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स के बारे में बताते हैं, कि भाई उन्होंने एनिमल के बारे में बताया था, इसलिए वो जूलॉजिस्ट थे और ये बॉटनिस्ट थे। अब डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स उन्होंने पढ़ी, और उन्होंने बताया कि एनिमल सेल्स जो है वो उनके बाहर एक थिन लेयर होती है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। अभी मैंने आपको एक डायग्राम बताया था ऊपर यहाँ पर, उसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी। गैस करिए क्या थी। जिनको पता है वो बहुत बढ़िया बात है, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि मैंने जो बनाई थी बाहर वहाँ पे यूँ था सेल वॉल, ये थी सेल मेम्ब्रेन, और अंदर था न्यूक्लियस। ये जो सेल मेम्ब्रेन नहीं है, इसको ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। आगे हम इसका पूरा डिटेल डायग्राम पढ़ेंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा। प्लांट जो होता है, उन्होंने प्लांट के बारे में बताया कि प्लांट जो होते हैं उनके अंदर सेल वॉल होती है। यूनिक करेक्टर होता है सेल वॉल, कि भाई आप पहचान सकते हैं कि जिनके अंदर सेल वॉल होती है वो प्लांट ही होंगे, एनिमल तो नहीं होंगे कभी भी। ठीक है,
फंगी हो वो आगे की बात है। जब आप आगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उनके उनके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किन में सेल वॉल होती है, किन में नहीं होती है। ये तो अपन का बेसिक है और इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आप कोई मॉड्यूल वगैरह करो तो उसमें भी अगर अंदर से हो तो बढ़िया है, अगर इसके बाहर हो तो स्किप द टॉपिक, क्योंकि अगर आप टॉपिक के बाहर जाके पढ़ेंगे तो आपका नीट में कभी सिलेक्शन, या आप जो 12th का बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं या 11th का जो एग्ज़ाम देते हैं, इनके अंदर कभी भी आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं पूछा जाता है। और ज़्यादातर भीड़ इसी में पड़ी रहती है कि वो बाहर का एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे पर वो किताब का कुछ याद नहीं होगा। आगे पढ़ते हैं। तो जो हमारे पहला पॉइंट था, इन्होंने हमें जो दिया था हमारे थ्योडोर स्वान ने, कि एनिमल्स जो है वो थिन लेयर से कवर्ड होते हैं, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। जो प्लांट्स होते हैं उसमें सेल वॉल होती है जो कि एक यूनिक कैरेक्टर होता है। और हाइपोथेसिस दी थी उन्होंने कि प्लांट्स और एनिमल्स पर ये जो होते हैं कंपोज्ड होते हैं, मतलब उन्होंने एक पूरी हाइपोथेसिस दे दी थी थ्योडोर स्वान और सिल्डन ने बनाकर। ये जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो कंपोज्ड होते हैं सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, मतलब सेल से बने होते हैं, ये सेल से मिलकर आगे टिश्यू बने हुए होते हैं, ये बताया था इन्होंने अपन के। सेल थ्योरी किसने दी थी अपन के? सिल्डन और स्वान ने। पर उसी की जगह अपन के ये हाइपोथेसिस किसने दी थी? स्वान ने। अब इसका ड्रॉबैक क्या था, ये क्यों थ्योरी फेल हुई थी? तो ये वैसे तो एनसीईआरटी में है नहीं, पर फॉर जनरल नॉलेज मैं आपको बता रही हूँ। इसका ड्रॉबैक ये था कि पुरानी सेल से नई सेल कैसे बनती है, ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। और इसका एक एक्सेप्शन भी था जिसको हम प्यार से वायरस बोलते हैं, ठीक है। तो रूडोल्फ वुल्चो एक साइंटिस्ट का नाम है, 1855 में आए थे ये। इन्होंने जो ये जो सेल थ्योरी इन्होंने इसको फाइनल शेप दिया था। सेल थ्योरी को इन्होंने क्या दिया था? फाइनल शेप दिया था। इन्होंने बोला था ओमनी सेलुला ई सेलुला अराइज सेल बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। कहने का मतलब है कि इन्होंने कहा था कि जो सेल्स है वो पुरानी सेल से ही बनती है। जैसे ओमनी सेलुला ई सेलुला, ये उनकी भाषा थी बोलने की। अब अपन इसका मजाक भले ही उड़ाते हो, बाकी यही है और ये कई बार एग्जाम में आया हुआ भी है, तो प्लीज़ बी सीरियस गाइस। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, इन्होंने आगे एग्जांपल दिया हुआ है मैंने कि कोई भी हमारी ओल्ड सेल है, पुरानी सेल, वो आगे जाके डिवीज़न करती है और एक दो तरह की नई डॉटर सेल्स फॉर्म करती है। डॉटर सेल्स को ही हम आगे जाके न्यू सेल्स भी बोलते हैं और ये 2019 का क्वेश्चन आया हुआ है नीट में। दूसरा इन्होंने क्या बोला कि ऑल ऑर्गेनिज्म जो हैं, मतलब जितने भी तरह के जीव जंतु प्राणियां हैं, वो सारे सेल्स और प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, मतलब सेल से बनने वाले, जैसे सेल, टिश्यू, ऑर्गन, उनसे बने हुए हैं, ये सेल से बने हुए हैं, ठीक है। तो हम आगे पढ़ते हैं कि सेल क्या होते हैं, ठीक है, या मतलब सेल क्या होता है हमने पढ़ लिया। सेल के अंदर मतलब उसको किसने डिस्कवरी कब की, कैसे की, वो पढ़ लिया। सेल के अंदर न्यूक्लियस की डिस्कवरी कब हुई, हमने वो पढ़ लिया। सेल कैसे बनती है, सेल के एनिमल सेल में क्या फ़र्क होता है, प्लांट सेल में क्या फ़र्क होता है, एक बार मोटा मोटी हमने उसको देख लिया। और सेल को हमने किस बेसिस पे कंपोस्ट किया हुआ था, कितने तरह की सेल से क्या ऑर्गेनिज्म बनता है, जैसे यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, हमने ये सब पढ़ लिया है। अब हम आगे चलते हैं कि ये बता रहा है, एनसीईआरटी में हमारे लाइन दी हुई है, हम सब चीज़ इतना गौर करके नहीं पढ़ते। अब आप पहले एनसीईआरटी पढ़ना। एनसीईआरटी राइट वे ज़्यादातर तो लोगों को पढ़ता ही नहीं है कि एनसीईआरटी पढ़ने का राइट तरीका क्या है। जैसे कि हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो हमें हमेशा से पहली बार कोई चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ होता है ना, तो हमें उसको एक बार चैप्टर रीडिंग करनी चाहिए। फिर उसके बाद आप स्कूल में, कोचिंग में, कहीं पर भी वो चैप्टर किसी भी टीचर से समझो, तो वो टीचर जो आपको बताए उस अकॉर्डिंग आप समझ लो। फिर उसके बाद एक बार और एनसीईआरटी को खोल के देखो, आपको एनसीईआरटी का पढ़ने का नज़रिया चेंज हो जाएगा। प्लस आप जो गलती कर रहे थे एनसीईआरटी पढ़ने में, वो आपको स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट मिल जाएगा कि यहाँ हमें इम्प्रूवमेंट करना है। उस अकॉर्डिंग आपके कई जगह नंबर भी बढ़ने स्टार्ट होंगे। कई बच्चे होते हैं जिनके नंबर ही नहीं आते, कारण ये होता है कि वो एनसीईआरटी को सही से सीरियस होकर पढ़ ही नहीं पाते। अब सीरियस होने का मतलब ये नहीं कि वो पढ़ नहीं रहे सीरियसली, सीरियस होने का मतलब ये भी है कि भाई उनको सही से पढ़ना ही नहीं आ रहा एनसीईआरटी को, ठीक है। तो मैं आपको नीट और 12th के अकॉर्डिंग गाइड भी करूँगी, ठीक है। तो अभी हम आगे चलते हैं। सेल्स जो है
एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग उन्होंने सेल्स का दो चीज़ बताई हुई है कि प्लांट सेल्स में क्या होता है, एनिमल सेल्स में क्या होता है। प्लांट सेल्स में उन्होंने ओनियन मतलब प्याज अपन खाते हैं डेली बेसिस पर, ओनियन के छिलके मतलब सेल ली। उन्होंने क्या करा, उसको आगे माइक्रोस्कोप वगैरह में देखा तो देखा कि सेल के ऊपर पहले सेल वॉल होती है जो कि प्लांट में उसका करेक्टरिस्टिक यूनिक फीचर है जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, और अंदर सेल मेम्ब्रेन थी। तो बाहर की तरफ सेल वॉल थी। एनिमल के अंदर जो थी ह्यूमन चीक मतलब हमारे गाल की जो सेल थी उन्होंने वो ली थी। इसमें उन्होंने क्या किया, देखा तो उसके अंदर सिर्फ बाहर की तरफ एक ही सेल मेम्ब्रेन पाई गई, उसको मतलब उसमें बाहर सेल वॉल नहीं थी, कोई अलग तरह का करेक्टर नहीं था। तो हमने एनसीईआरटी में हमारे दिया हुआ है कि जो भी आउटर लेयर की बाहरी कहते हैं ना बाहरी त्वचा वेस्ट टाइप में बाहर तरह की कोई भी लेयर होती है उसको डीलिमिटिंग लेयर नाम दिया गया है हमारे एनसीईआरटी में। डीलिमिटिंग लेयर, तो डीलिमिटिंग लेयर विद रिस्पेक्ट टू जो प्लांट होती है उसको हम सेल वॉल बोल सकते हैं, और विद रिस्पेक्ट टू एनिमल होती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। आगे हम चलते हैं यूकैरियोटिक न्यूक्लियस के बारे में कि यूकैरियोटिक न्यूक्लियस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कैसा दिखता है। जिनको बेसिक और भी नहीं क्लियर तो उसमें क्या क्या होता है, एक और ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ मैं, बाकी अंदर हम डिटेलिंग में तो आगे पढ़ेंगे ही पूरे चैप्टर में, और ये हमारे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। यूकैरियोट न्यूक्लियस क्या होता है, जिसके अंदर आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। यूकैरियोट्स के अंदर जो होता है न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को इस बेसिस पर ही बांटा गया है कि यूकैरियोट्स जो होते हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, वो कोई वेल डिफाइंड नहीं होते, उनको देखना पड़ता है कि कहाँ पर है क्या नहीं। तो हमारे जैसा न्यूक्लियस हमने ऊपर देखा था डायग्राम में, ये सेल वॉल, ये सेल मेम्ब्रेन, फिर ये न्यूक्लियस। तो ये यूकैरियोट के न्यूक्लियस के बारे में वो भी हम समझ रहे हैं। तो यूकैरियोट के न्यूक्लियस में क्या होता है कि आउटर लेयर होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, फिर उसके बाद हमारे अंदर एक न्यूक्लियस और होता है। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है आगे हम न्यूक्लियस का टॉपिक पढ़ेंगे लास्ट में, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर का जो फ्लूइड होता है सारा उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे, वो जेनेटिक मटेरियल से बने होते हैं। इतना तो नॉलेज होना ही चाहिए कि हम डीएनए से बने होते हैं। डीएनए भी होता है हमारे बॉडी में, आरएनए हमारे बॉडी में बनता है, और आरएनए से आगे जाके प्रोटीन बनता है। ये हमारे 12th के चैप्टर में पूरा एक चैप्टर भी है। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता तो ये ध्यान रखना कि ये क्रोमोसोम्स होता है वो डीएनए के कंडेंसेशन से, मतलब डीएनए हमारी बॉडी में ऐसे 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 करके होता है, ये ऐसे कंडेंस हो जाता है और एकदम यूँ इकट्ठा होके यूँ 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 होके एक क्रोमोसोम बना लेते हैं इस टाइप में। तो ये पूरा डीएनए से भरा हुआ होता है, तो ये डीएनए होता है। ठीक है, अब कोई बोलेंगे कि एनएम क्या है, तो मैंने उसके लिए शॉर्ट फॉर्म लिख दी। एम का मतलब मेम्ब्रेन है, आई एम अगर आई एम बोले तो इनर मेम्ब्रेन, ओ एम बोले तो आउटर मेम्ब्रेन, और एन का मतलब न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, अब यूकैरियोटिक क्रोमोसोम जो भी हमने देखा कि पूरा डीएनए के कंडेंसेशन से बनता है, यूकैरियोटिक का क्रोमोसोम में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि भाई ये होने ही चाहिए, वो देखते हैं। आपको अभी यूकैरियोटिक क्रोमोसोम देखेंगे, बाद में प्रोकैरियोटिक देखेंगे तो आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमारे डीएनए का जो पूरी लेंथ होती है वो 2.2 मीटर होती है, जिसके अंदर जो न्यूक्लियस का होती है वो 10⁻⁶ मीटर होती है। ठीक है, अब ट्रू क्रोमोसोम किसको कहते हैं, प्रोकैरियोट के अंदर जो क्रोमोसोम होता है उसको हम फॉल्स क्रोमोसोम बोलते हैं। या वही यूकैरियोट में जो क्रोमोसोम होता है हम उसको ट्रू क्रोमोसोम बोलते हैं। डीएनए में जो होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, अगर किसी को नहीं पता तो वो देख सकता है, और पता है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर इसमें जो डीएनए की कंडेंसेशन होती है वो स्टोन और नॉन स्टोन प्रोटीन मिलके होती है, जो कि यूकैरियोटिक में दोनों होते हैं, और प्लस आरएनए होते ही हैं इसमें स्मॉल अमाउंट में। स्टोन प्रोटीन्स होते हैं वो बेसिक होते हैं, नेचर के बेसिक नेचर के होते हैं, और ये पैकेजिंग में हेल्प करते हैं। वहीं जो नॉन स्टोन प्रोटीन होते हैं वो सिर्फ एसिडिक नेचर के होते हैं, इनका कोई खास रोल नहीं होता पैकेजिंग में यूकैरियोट्स में। अब हम प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस पढ़ते हैं, हमने पहले यूकैरियोटिक न्यूक्लियस पढ़ा, फिर उसका क्रोमोसोम देखा, अब हम प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस पढ़ते हैं ताकि आपको फ़र्क पता चले। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये पूरा साइटोप्लाज्म है, और ये जो बाहर की जो लेयर मैंने अभी बनाई ये पूरा सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये जो पूरा फ्लूइड है जहाँ पे ये पड़ा है ये साइटोप्लाज्म है। अब इसमें आप देखोगे
तो कोई अलग से यूँ सर्कल नहीं बना हुआ न्यूक्लियस टाइप में, क्योंकि न्यूक्लियस होता ही नहीं है वेल डिफाइंड। ठीक है, तो अब इसके अंदर ये इनका ये डीएनए ऐसे खुले में ही पड़ा रहता है प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो इसमें इनका पहली बात तो फ़र्क क्या होता है कि एक तो इनका जो डीएनए होता है वो नेकेड होता है, कि मतलब नंगा होता है, उनके ऊपर कोई लेयर नहीं होती। इसमें ये नेकेड नहीं होता, ये एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होता है, मतलब नंगा डीएनए नहीं होता। ठीक है, और दूसरा क्या है, ये डबल स्ट्रैंडेड तो होता ही है पर लीनियर नहीं होता, ये सिंगल होता है। ठीक है, और प्लस इसमें स्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। स्टोन प्रोटीन सिर्फ यूकैरियोट्स में पाया जाता है। नॉन स्टोन प्रोटीन होते हैं, और उसमें नॉन स्टोन प्रोटीन्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते थे, यहाँ पे ये बेसिक नेचर के होते हैं। प्लस इसमें आरएनए मिल जाएगा आपको। तो मैंने इसके आगे लिखा है कि स्टोन प्रोटीन जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। डीएनए नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती इनमें, बट प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में नंगे होते हैं, जिसलिए हम उसको नेकेड डीएनए भी बोलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस था ना यूकैरियोट के अंदर एक अलग से, जो मैंने आपको कहा था कि हम आगे पढ़ेंगे, वो एब्सेंट होता है। प्लस वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जो अपन कहते हैं कि भाई ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर डीएनए होगा, वो न्यूक्लियस भी नहीं होता। फॉल्स न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसके अंदर। और जैसा कि हम आगे देख पा रहे हैं, इसको हम फॉल्स क्रोमोसोम भी बोलते हैं। मैंने आपको बोला था कि ट्रू क्रोमोसोम यूकैरियोट में होता है और फॉल्स क्रोमोसोम जो होता है वो इसमें होता है प्रोकैरियोट में। तो फॉल्स क्रोमोसोम के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं कि डीएनए होंगे, नॉन स्टोन प्रोटीन होगा, आरएनए होगा। इसमें स्टोन प्रोटीन नहीं होगा, नॉन स्टोन प्रोटीन का एसिडिक नेचर चेंज होगा बेसिक की जगह। ठीक है, तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ाया आपको स्टार्टिंग से। तो हमने ये सेल के बारे में पढ़ा, फिर उसके कंपोजिशन के बारे में पढ़ा, डिस्कवरीज पढ़ी हमने, फिर सेल थ्योरी को पढ़ा हमने, इसके ड्रॉबैक्स को भी हमने पढ़ लिया। फिर उसके बाद रुडोल्फ विल्सन ने जो हमारी सेल थ्योरी पूरी प्रिपेयर करके दी थी उसके बारे में हमने पढ़ा। ह्यूमन सेल्स के बारे में पढ़ा, फिर यूकैरियोटिक न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा हमने। यूकैरियोटिक न्यूक्लियस के बाद हमने जो है यूकैरियोटिक क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा, प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम के बारे में भी पढ़ लिया। फॉल्स क्रोमोसोम प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम ही होता है। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म, कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। मैंने आपको बताया था मैं सेल मेम्ब्रेन होती है सिर्फ एनिमल में, वहीं प्लांट में सेल वॉल भी होती है, पर सब में एक चीज़ कॉमन होती है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म। और ये चीज़ प्रोकैरियोट में भी होती है, यूकैरियोट में भी होती है। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म एक सेमी फ्लूइड होता है, कि भाई जिसमें मतलब फ्लूइड भी होता है और मतलब दलदला चीज़ होते हैं ना, जो मतलब आधी पानी जैसी होती है और आधी सॉलिड जैसी, उस टाइप में। तो उसको सेमी फ्लूइड बोलते हैं उस स्टेट को, सेमी फ्लूइड होता है ये। ठीक है, इसमें ये प्रोकैरियोट में भी होता है और यूकैरियोट में भी होता है, जैसे मैंने आपको बता दिया। इनमें सेलुलर एक्टिविटी होती है, कि मतलब सेल की जितनी भी प्रक्रिया होती हैं वो सारी इसी में ही होती है, जिसको सेलुलर रिएक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में। तो जैसे प्रोटीन सिंथेसिस, ये आगे आप 12th में जो आए हैं बच्चे वो पढ़ेंगे, या जो नीट की तैयारी करें उनको पता होगा प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है। हम डीएनए से आरएनए बनाते हैं, आरएनए से आगे प्रोटीन बनाते हैं, और उस प्रोसेस को हम पूरे एक चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। उस स्टेप को उन्होंने एक बार में लिखा है, प्रोटीन सिंथेसिस। मैंने आपको एक बार अंदाज़ा लग गया इसलिए मैंने आपको बता दिया, बाकी आगे हम आपको पढ़ाएंगे सारा। इट कीप्स हेल्प इन सेल्स लिविंग स्टेट, प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो हमारी हेल्प करता है सेल्स को लिविंग स्टेट में रखने में। अब हम पढ़ते हैं ऑर्गेनल्स के बारे में, जो मैंने आपको बोला कि साइटोप्लाज्म अलग अलग तरह के ऑर्गेनल होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्गी बॉडी, ये सारे एनिमल्स में होते हैं। और प्लांट्स में वैक्यूल हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गए, ये सारे ऑर्गेनल होते हैं। तो ये यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के बेसिस पर आगे हम डीपली तो पढ़ेंगे। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, वही जैसे आपने माइटोकॉन्ड्रिया के अगर पढ़ा होगा, देखा होगा, तो वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ठीक है, तो ये उस बेसिस पर है। तो मेम्ब्रेन जिनमें एब्सेंट होती है वो उसके बारे में बता रहा है। प्लस ये प्रोकैरियोट में जो होते हैं ये मिलते ही नहीं हैं, जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं वो प्रोकैरियोट में मिलते ही नहीं हैं, सिर्फ यूकैरियोट में ही मिलते हैं। प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल मिलते हैं, जो कि राइबोसोम कह सकते हैं हम। ठीक है, तो सीधा ही लिख देते हैं कि प्रोकैरियोट में तो एब्सेंट ही होते हैं, होते ही नहीं है। यूकैरियोट जो होते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोट सिंगल सेल होते हैं,
इनमें कहाँ होंगे, ठीक है। तो यूकैरियोट जो होते हैं, यूकैरियोट में ER होता है जो हम आगे पढ़ेंगे, गोल्गी बॉडी होती है एक, लाइसोसोम होता है एक, वैक्यूल होता है एक। ये उनके क्वांटिटी नंबर नहीं है कि भाई एक सेल में एक ही ER होगा, नहीं। ये जो उनके ऊपर जो लेयर होती है, चाहे सेल मेम्ब्रेन की लेयर बोलो, चाहे डिलिमिटिंग लेयर बोल लो, वो जो मेम्ब्रेन होती है उसके बारे में बताया ना यहाँ पे, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। तो उनमें मेम्ब्रेन कितनी लगी हुई है उसके बारे में लिखा हुआ है आगे, कि जो ER है उस पर एक मेम्ब्रेन होती है, गोल्गी बॉडी में एक होती है, लाइसोसोम में एक होती है, वैक्यूल में एक होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में 2 होती है, माइक्रोबॉडीज में एक होती है। तो ये जैसे ER गोल्गी बॉडी हो गया, और लाइसोसोम भी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइक्रोबॉडीज हो गया, ये तो फिर भी एनिमल्स में मिल सकते हैं, वैक्यूल तो प्लांट में ही मिलता है। तो यूँ नहीं है कि सिर्फ एनिमल के लिखे हुए हैं। आगे हम पढ़ते हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम जो है हमारे स्मॉलेस्ट होता है, सबसे मतलब बहुत छोटा होता है, मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनल होता है, और ये प्रोटीन सिंथेसिस में वर्क करता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, DNA से RNA, RNA से प्रोटीन, ठीक है। तो ये मैंने आपको बोला था कि प्रोकैरियोट में भी मिलता है और यूकैरियोट में भी मिलता है। प्रोकैरियोट में जो मिलता है वो 70S होता है, ये NCERT में साफ दिया हुआ है, पर मेमोराइज करने के लिए बोल सकते हो तो मैंने इसको एज ए शॉर्ट नोट्स बनाया है, बच्चों से नोट्स नहीं बनते। तो अगर आपके पास अगर कोई टैबलेट लैपटॉप है तो आप डायरेक्ट ही पढ़ सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है। और मोस्टली मैंने ट्राई तो करती हूँ मैं नोट्स में कि हर एक चीज़ कवर कर लूँ, पर NCERT एक ऐसी चीज़ है जिसको हर एक चीज़ नोट्स में नहीं कवर की जा सकती। कई लाइनें हम खुद पढ़ें तो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। तो प्रोकैरियोट का बता दिया मैंने कि आपको उसमें 70S राइबोसोम्स मिल जाएगा। और यूकैरियोट्स में जो होता है, यूकैरियोट्स में अपन के ऑर्गेनल्स मिलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये RER मैंने बनाया था, RER के अंदर भी राइबोसोम्स मिलता है, वो 80S राइबोसोम होता है। क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट में मिलता है उसमें 70S राइबोसोम होता है। जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें 80S राइबोसोम होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी अलग से अपन का राइबोसोम होता है, ठीक है। तो मैंने आपको एक बार अंदाज़ा दिया है, अब यूँ मत कहना कि भाई क्लोरोप्लास्ट तो प्लांट का बता रहे थे, आपने एनिमल वाले में ही बना दिया। मैंने एक बेसिक डायग्राम बनाया है जो NCERT में दिया हुआ नहीं था, मतलब इंफॉर्मेशन दी हुई थी उस बेसिस पर, ताकि याद रह जाए कि क्लोरोप्लास्ट में कितने थे, ER में कितने थे, साइटोप्लाज्म में कितने थे, उस अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सेंट्रोसोम की तरफ पढ़ते हैं। आप पूछेंगे सेंट्रोसोम क्या होता है, आपने तो हमें पहले बताया नहीं। तो सेंट्रोसोम जो है वो कंसिस्ट ऑफ 2 सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या होता है, ये आगे पूरा डिटेल में आप अभी टॉपिक पढ़ने वाले होंगे, या इससे अगले लेक्चर में आप पढ़ेंगे, ठीक है। सेंट्रियोल जो होते हैं वो भी राइबोसोम की तरह मेम्ब्रेन लेस होते हैं, और ये सिर्फ जो है एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं, प्लांट सेल्स में अब्सेंट होते हैं। अब सेंट्रोसोम जो होते हैं वो इस तरह के दिखते हैं, दो सिलेंडर जो होते हैं लेटे हुए आपस में 90 डिग्री पर, ऐसे सेंट्रोसोम दिखते हैं। सेंट्रियोल से बने हुए होते हैं, सेंट्रियोल एक यूँ होता है, वो आगे आपको पता चल जाएगा, उसके अंदर भी सब वो होता है। तो मेम्ब्रेनलेस होते हैं, ये सेल डिवीज़न में हेल्प करते हैं। सेल डिवीज़न में कैसे हेल्प करते हैं, इसके आगे वाला चैप्टर है सेल डिवीज़न वाला, वो जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि सेंट्रोसोम कहाँ हेल्प करते हैं डिवाइड के अंदर। तो अभी बता के कोई फ़ायदा नहीं है। ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स मैंने बता दिया, ऑलमोस्ट एब्सेंट इन प्लांट, ठीक है। तो हमने ये उसके अकॉर्डिंग एक टेबल बनाई डिफ्रेंशिएट करते हुए कि प्लांट में क्या होता है, एनिमल में क्या होता है। 11th के बच्चों के लिए भी हेल्पफुल है, 12th के लिए भी कहीं ना कहीं होगा, और नीट में तो है फॉसी बात। तो हम पढ़ते हैं करेक्टर्स के बारे में, कि मैंने यहाँ करेक्टर्स लिख दिए सबके, यहाँ प्रोकैरियोटिक है और यहाँ यूकैरियोटिक है। तो साइज़ के बेसिस पे हम बात करें तो साइज़ में प्रोकैरियोट स्मॉल होते हैं, क्योंकि उनमें सिंगल सेल ही तो होता है। पर यूकैरियोट स्मॉल भी हो सकते हैं, लार्ज भी हो सकते हैं, हम उसका भी कुछ कह नहीं सकते, पर जनरली लार्ज देखे जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन के मामले में प्रोकैरियोट्स फास्ट करते हैं, क्योंकि वो सिंगल सेल ही तो है। पर वो यूकैरियोट्स में जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन स्लो होता है, क्योंकि उनमें बहुत सारी सेल होती हैं। न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि एब्सेंट ही होते हैं प्रोकैरियोट्स में, इस बेसिस पे इनको डिफ्रेंशिएट किया गया था, इनमें प्रेजेंट होते हैं। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस बोल लो या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस बोल लो, बात एक ही हो गया। यहाँ पे भी एब्सेंट होता है, यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है। स्टोन प्रोटीन जो मैंने आपको बताया कि DNA की बाइंडिंग में काम करता है हमारे, तो इसमें एब्सेंट होता है स्टोन प्रोटीन, और इसमें प्रेजेंट होता है, तो इसमें बेसिक नेचर होता है। वहीं नॉन स्टोन प्रोटीन जो है वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में होता है, पर उसका जो नेचर होता है वो चेंज होता है। प्रोकैरियोट में वो बेसिक नेचर दिखाते हैं, पर वहीं यूकैरियोट में वो एसिडिक नेचर दिखाते हैं, तो उनमें ही फ़र्क होता है,
ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, इनमें मैंने आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया में 2 होती है, लाइसोसोम में 1 होती है, क्लोरोप्लास्ट में 1 होती है, ER में 1 होती है। तो बस वही है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जो है वो यहाँ पे एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम क्या है, अमाउंट में है, क्या है, ये S जो होती है वो सब यूनिट है राइबोसोम की। जैसे अपन सेंटीमीटर लेते हैं तो वो हमारी यूनिट होती है, वैसे ही ये राइबोसोम की यूनिट कह सकते हो। इसको स्वर्गवर्ड्स कॉन्स्टेंट्स वगैरह भी कहते हैं, और सेडिमेंट कोफिशिएंट वगैरह ये हम आगे पढ़ेंगे भी। तो राइबोसोम जो होता है वो प्रोकैरियोट में सिर्फ 70 ऐसे ही मिलता है, इससे ज़्यादा ना कम कुछ नहीं मिलता। वहीं जो राइबोसोम होता है वो यूकैरियोट के अंदर उसके साइटोप्लाज्म में मिल जाता है जो कि 80S होता है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में मिलता है जो कि 70S होता है, और ER में भी 80S मिलता है। कैसे मिलता है, कहाँ मिलता है, कैसे दिखते हैं, सब पता चल जाएगा। सेंट्रोसोम जो मैंने अभी बताया आपको, तो परपेंडिकुलर सिलेंडर लेटे हुए और खड़ा 90 डिग्री पर, वो यहाँ पे एब्सेंट होता है, यहाँ प्रेजेंट होता है। ट्रू क्रोमोसोम जो होते हैं कि ट्रू क्रोमोसोम है जिसके अंदर आपको हिस्टोन प्रोटीन मिल जाएंगे, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी मिल जाएंगे, आपको DNA भी मिल जाएंगे, आपको RNA भी मिल जाएंगे, वो यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। यहाँ पे सिर्फ फॉल्स क्रोमोसोम ही पाए जाते हैं, मैंने आपको बताया था, और यहाँ पे ट्रू क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। DNA यहाँ पे कैसा होता है, यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर होता है DNA, लीनियर नहीं होता। लीनियर अपन के इंसानों में ऐसे होता है लीनियर, ये सर्कुलर होता है प्लाज्मिड की तरह। तो डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर होता है, नेकेड होता है, नंगा होता है, नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यही जो होता है डबल स्टैंडर्ड होता है, लीनियर होता है अपन के अंदर, और बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कवर होता है। ठीक है। साइज और शेप ऑफ सेल्स होती है भाई, हमारे NCERT में दिया हुआ है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो साइज जो है और शेप, फंक्शन, ये सेल टू सेल वेरी करता है। अब कोई कहेगा कैसे भाई, तो भाई हमारा डाइजेशन वाला सेल डाइजेशन का काम करेगा, रेस्पिरेशन वाला सेल रेस्पिरेशन का काम करेगा। अब इंसानों के डाइजेशन का सेल अलग होगा, प्लांट के अलग होगा, वैसे ही जो अमीबा प्रोटोजोआ अलग होता है। तो वो बस उसका बताया कि सबका साइज अलग अलग है। हम इंसानों में साइज सबका अलग अलग होता है कि हाइट का, भाई हमारे हाइट इतनी है, इस फलानी की इतनी है, मेरी अगर जैसे 5-6 है तो मेरे भाई की 6 होगी, तो ये हमारे हाइट में फ़र्क है। तो ये साइज, शेप, फंक्शन सबका बता रहे कि सेल जो है वेरी करता है। ये एक नॉर्मल सी बात है। अगर बच्चे याद करने उतर जाते हैं तो उनको याद नहीं आती एग्जाम वाले टाइम, बहुत खतरनाक लाइन है ये। पर अगर कोई समझ ले उसको तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ती फिर। अब जैसे ये साइटोप्लाज्म मैंने अमीबा का लिया है, ये सूडोपोडिया लोकोमोशन करता है, मैंने आपको बताया था। तो ये इसका फंक्शन हो गया सेल का, तो ये भी वेरी है। अब ये एंगल्फिंग भी कर सकता है इससे, और मूवमेंट भी कर सकता है। फंक्शन अलग अलग हो गया, और साइज शेप भी इसका चेंज हो रहा है। तो ये मतलब एक कह सकते हैं कि ये एग्जाम्पल हो रहा है इस लाइन के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो यूनिसेलुलर के अंदर हमने एग्जांपल दिए हैं साइज, शेप और फंक्शन के। यूनिसेलुलर के अंदर पढ़ते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या होती है, प्रोकैरियोट की जो एक प्रोकैरियोट होता है जो एक बैक्टीरिया के अंदर आता है, और आप आगे पढ़ोगे तो उसमें स्मॉल प्रोकैरियोट लिखते हैं। उसकी हाइट जो होती है 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, माइक्रोमीटर लेंथ है, और वो 0.3 माइक्रोमीटर होता है। बैक्टीरिया की जो होती है वो 3 to 5 माइक्रोमीटर होती है। ऑस्ट्रिच जो है लार्जेस्ट सेल होती है। मल्टी सेलुलर में हमारी ह्यूमन RBC की जो डायामीटर होता है 7 माइक्रोमीटर होता है। नर्व सेल जो होती है लॉन्गेस्ट होती है, और ऑस्ट्रिच की लार्जेस्ट होती है, और नर्व सेल जो होती है लॉन्गेस्ट होती है। तो अब हम सेब के बारे में पढ़ेंगे। तो सेब हमारे NCERT में दिया हुआ है। इरेगुलर होती है, डिस्क लाइक होती है, क्यूबॉइडल होती है, कॉलमनार होती है, पॉलीगोनल होती है। आगे हम पढ़े जैसे कि ये हमारे NCERT का डायग्राम दिया हुआ है कि वायरस जो होते हैं वो 0.2 से लेके 0.2 माइक्रोमीटर तक होते हैं। वहीं टिपिकल यूकैरियोटिक सेल्स होती है 10 से 20 माइक्रोमीटर होती है। PPLO जो होती है वो 0.1 माइक्रोमीटर तक होती है, और टिपिकल बैक्टीरिया जो होते हैं 1 से 2 माइक्रोमीटर तक होते हैं। ये डायग्राम में से NCERT में से क्वेश्चन आया हुआ है, मे बी 2024 में आया था कि वायरस या इनमें से कोई सवाल पूछा था। मेरे को सही से ईयर याद नहीं है अभी, पर क्वेश्चन आया हुआ है। तो NCERT के डायग्राम और उनके नीचे की लाइन है, जैसे कि ये दिया हुआ है फिगर 8.2, डायग्राम शोइंग कंपैरिजन ऑफ यूकैरियोटिक विद अदर ऑर्गेनिजम्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेते हैं नीट के अंदर।
और 11th के अंदर तो आपसे पूछेंगे, 12th का आएगा नहीं। हमारे RBC जो होते हैं वो राउंड और बाई के कनकेव होती है। वाइट ब्लड सेल्स होती है अमीबॉइड शेप की होती है, अमीबॉइड ऐसे। इसके आगे और भी शेप हम पढ़ेंगे ब्लड वाले चैप्टर में। कॉलुमिनर एपिथेलियल सेल कौन सी होती है ये आपको स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में पता चल जाएगा। लॉन्ग और नैरो इस टाइप की होती है। ये नर्व सेल हमारे पर होती है ब्रेन के अंदर, ये ब्रांच और लॉन्ग्ड होती है। ये ट्रैकियड एलोंगेटेड होती है। मीसोफिल सेल राउंड एंड ओवल होती है। ये दोनों प्लांट में मिलती है। आज के लिए इतना ही बहुत है गाइस। तो थैंक यू सो मच आपका। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आप कमेंट करके लिख देना। और इसके अलावा आपको अगर नीट के अकॉर्डिंग या 12th के अकॉर्डिंग कोई माइंड मैप चाहिए या कोई गाइडेंस चाहिए तो आप हमसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको इस डॉक्यूमेंट की जो है PDF, इस डॉक्यूमेंट की आपको PDF जो है वो मैं आपको अपने मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूँगी। तो आप वहाँ से ले सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। ठीक है गाइस। तो इसके अलावा आपको अगर कोई भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप मेरे से टेलीग्राम पे भी डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और ज़्यादा है तो मैं देखती हूँ कोई व्हाट्सएप पे चैनल बनाती हूँ जिससे आप मेरे से डायरेक्ट मैसेज कर सकें मेरे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो। और यूट्यूब पर तो मैं आपके साथ हूँ ही। तो गाइस थैंक यू, बाय बाय, सी यू, टाटा।